अगर आपने इसके आगे के एपिसोड्स नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे पढ़ लीजिए, तो ही आपको ये कहानी समझ में आएगी। साथ ही इस एपिसोड को लास्ट तक सुने और एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले दिन सुबह होटल के बैकयार्ड में इस वक्त चॉपर लैंड हुआ था और विवान अहाना को अपनी गोद में लेकर टिया के हाथ को पकड़कर उस चॉपर के अंदर जा रहा था। तभी टिया ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विवान, कभी किसी इंसान के साथ इतनी भी जबरदस्ती मत करिए कि वो आपसे इस कदर नफरत करने लगे कि आप कभी उसके प्यार के लायक ही ना बचे। विवान उसे लेकर चॉपर में बैठ गया और टेडी स्माइल के साथ बोला, मेरे अलावा तुम्हारे प्यार के लायक और कोई हो भी नहीं सकता, और जबरदस्ती करना तो मेरी आदत में शुमार है। मेरा कोई भी काम बिना जोर जबरदस्ती के नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें इसकी आदत डाल देनी चाहिए। ये सुनते ही टिया चिढ़ गई। उसने विवान के चेहरे से मुंह फेर लिया। इधर अहाना टिया और विवान को देखते हुए पाउट करते हुए बोली, डैडी, मम्मा, आप दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे हो? विवान उसके फूले हुए गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, लिटिल वर्ड, आपको तो पता है ना कि आपके डैडी कभी आपकी मम्मा से लड़ाई नहीं करते। आप देख सकते हो कि इस वक्त आपके मम्मा ही आपके डैडी से नाराज हैं। ये सुनकर अहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा ही आपसे लड़ाई करती रहती है। मम्मा गंदी है, मम्मा गुड गर्ल नहीं है अहाना की तरह। अहाना कभी किसी से लड़ाई नहीं करती। ये सुनकर विवान ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई नो मेरा बच्चा एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, दैट्स व्हाई आई लव यू। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी। टिया ने उन दोनों बाप बेटी को गुस्से वाली नजरों से घूर रही थी। तभी अहाना ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा, डैडी, आप मम्मा को किच्ची कर लो, मम्मा आपसे गुस्सा फिल नहीं होगी। ये सुनते ही टिया की आंखें बड़ी हो गई। वहीं विवान की आंखों में शैतानियत आ गई। उसने अहाना की नाक को खींचते हुए कहा, मेरी लिटिल वर्ड काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है, मुझे आपका ये आइडिया पसंद है। ये कहते हुए उसने टिया की तरफ घुरा। वही टिया ने जैसे ही विवान की ये बातें सुनी, वो तुरंत उठकर दूसरी सीट की तरफ जाते हुए बोली, मिस्टर विवान, कोशिश भी मत करिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। विवान की भौहें चढ़ गई। उसने उसे घूरते हुए देखा और कहा, कब तक भागोगी मुझसे? आखिर हमारे बीच 3 महीने पहले ही सब कुछ हो चुका है। मुझे आज भी तुम्हारी आंखों का वो दर्द याद है जब तुम। अभी विवान अपनी बात को पूरी करता कि उससे पहले ही टिया झट से उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मिस्टर विवान, जस्ट शट अप। आपको शर्म नहीं आती यहाँ अहाना के सामने ऐसी बातें करते हुए? अगर आपने एक भी शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उसने विवान से मुंह फेर लिया। हालांकि उसके गाल इस वक्त हल्के लाल हो गए थे। विवान उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर चौपर मुंबई के लिए उड़ान भर गया। लगभग 2 घंटे के बाद खुराना मैंशन के बैकयार्ड में चौपर लैंड हुआ। कौशल्या जी, धनंजय जी और प्रतिज्ञा जी सभी गेट पर मौजूद थे। विवान के साथ टिया और अहाना को देखकर कौशल्या जी हैरान हो गई। उन्होंने धनंजय जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें विवान ने इस बारे में कुछ बताया था? धनंजय जी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं,
मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये सुनकर कौशल्या जी शांत हो गई और सामने देखने लगे। इधर विवान टिया को पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर लेकर आ रहा था। टिया ने जब सामने कौशल्या जी, धनंजय जी और प्रतिज्ञा जी को एक साथ खड़े देखा तो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर विवान, मुझे यहाँ पर लेकर मत चलिए। आप चाहे तो मुझे अपने विला लेकर चलिए, मैं वहां एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी बातें क्यों समझ नहीं आ रही? लेकिन विवान उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सत्य आवाज में बोला, तुम अब इस खुराना खानदान की बहू हो और तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना ही होगा। ये सुनकर टिया दांत पीसने लगी। वहीं अहाना जो उन सभी को देख रही थी, उसने डरते हुए विवान से धीरे से कहा, डैडी, मुझे वो आंटी से डर लग रहा है। ये कहते हुए उसने कौशल्या जी की तरफ इशारा किया, जो उसे ही घूर रही थी। विवान ये देखकर कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, वो आपकी दादी है, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। ये सुनकर अहाना चुप हो गई। वहीं टिया अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक विवान उन सभी के सामने उसे लेकर आ चुका था। कौशल्या जी ने हैरानी के साथ कहा, विवान, तुम तो यहाँ अकेले आने वाले थे ना, फिर ये दोनों कैसे आ गए तुम्हारे साथ, और ये दोनों कहाँ मिले तुम्हें? इसके जवाब में विवान बिना किसी भाव के कहा, अब ये इस खानदान की बहू है और ये यहीं पर रहेगी। इसके साथ मेरी बेटी भी यहीं इसी घर में रहेगी। प्रतिज्ञा जी टिया और अहाना को देख रही थी। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ी और कौशल्या जी के हाथों से आरती का थाल लेकर तीनों की आरती करते हुए बोली, अगर विवान कह रहा है कि ये हमारी घर की बहू है, तो हमें भी इसे बहू के तौर पर अपना लेना चाहिए। ये कहते हुए वो टिया की आरती करने लगा। वहीं टिया को प्रतिज्ञा जी से बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। वो खामोश थी, लेकिन तभी कौशल्या जी ने गुस्से के साथ कहा, हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। हम उस लड़की को ही घर की बहू बनाएंगे जिसे हमने तुम्हारे लिए चुना था। ये कहते हुए वो वहां से सीधे गुस्से में अंदर चले गए। उनके ऐसे जाते ही टिया ने घबराते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा इस तरह आपके घर में बहू बनकर आना ठीक नहीं रहेगा। आपकी दादी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, हम यहाँ से ही वापस चलते हैं। लेकिन विवान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे उनके मानने से या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा भी है और तुम आज से यहीं रहोगी। ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। ये कहकर वो अहाना को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। वह टिया अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी प्रतिज्ञा जी ने प्यार से कहा, तुम्हारा स्वागत है बहुरानी इस खुराना खानदान में। उनके मुंह से बहुरानी शब्द सुनकर टिया को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी प्लीज, मुझे ऐसे मत बुलाइए, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी ने हैरानी के साथ कहा, क्या क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो? टिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो वहीं धनंजय जी आगे बढ़ते हुए बोले, अगर विवान तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो बिना तुम उससे पूछे यहाँ से कहीं मत जाना, वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। अब तुम इस घर की बहू हो, जैसे कि विवान ने कहा है, तुम खुराना खानदान की बहू हो। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए। धनंजय जी के जेस्टर से टिया को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने बस हिचकिचाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया।
तभी प्रतिज्ञा जी ने टिया के हाथ को पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, चलो मैं तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा देती हूँ। तुम सफर से काफी थक कर आई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर टिया ने हिचकिचाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रतिज्ञा जी ने मुस्कुराते हुए उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर रोम ने विवान आहाना को बेड पर सुला दिया और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, अब मैं आपकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। आपको वो सब कभी नहीं झेलना पड़ेगा जो आपकी माँ ने झेला है। आप दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी होंगी, आई प्रॉमिस यू। तभी पीछे से आवाज आई, झूठे प्रॉमिस मत करिए मिस्टर विवान। ये सुनकर विवान पीछे मुड़ा और गेट पर खड़ी टिया को देखते हुए बोला, झूठे प्रॉमिस नहीं, मैं अपनी बेटी से कभी झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकता। तुम खुद देखोगी कि मैं अपने वादे को किस तरह से निभाऊंगा और पूरे करूंगा। टिया ने बोरियत और सरकास्टिक आवाज में कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं। अभी अभी मैं बाहर से जो सुनकर आ रही हूँ कि आपकी ऑलरेडी किसी लड़की से शादी तय होने जा रही थी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे और अहाना को इस घर में वो हैसियत और जगह मिल पाएगी जो आप दिलाना चाहते हैं। ये सुनकर विवान उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी दादी की पसंद थी, मेरी नहीं। जब तुम नहीं थी तो तभी टिया उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, समझ आया। जब मैं नहीं थी तो आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि आप तो दूसरी लड़की के साथ अपना रिश्ता तय कर रहे थे, राइट। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। विवान उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, आखिर तुम इतनी सरकास्टिक क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ? टिया के कदम वहीं रुक गए। वो बिना मुड़े ही बोली, रहने दीजिए, मुझे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आज हॉस्पिटल प्रथम से मिलने जाऊंगी। मुझे नेहा का फोन आया था। प्रथम को यहीं मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और आप मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते मिस्टर विवान। एक बार फिर से प्रथम का जिक्र आते ही विवान अपने होठों को भींचते हुए कहा, आखिर तुम उससे क्यों मिलने जाना चाहती हो? टिया विवान की तरफ मुड़ी और गुस्से के साथ बोली, क्योंकि आपने तो उसे लगभग मार ही दिया है और उस बेचारे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं ऐसे मुसीबत के वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर आपने मुझे फिर से बंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई। विवान गुस्से के साथ खुद से कहा, पता नहीं तुम्हारी आंखें कब खुलेगी उसे लेकर। तुम्हें वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता है और मैं गलत। लेकिन तुम्हें पता नहीं, उस इंसान की ही वजह से तुम मुझसे 4 साल तक दूर रही। उस इंसान ने जानबूझकर ये सब कुछ किया, लेकिन शायद तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन तुमसे अपनी नजर भी नहीं हटाऊंगा। तुम हर वक्त मेरी निगरानी में रहोगी। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। कुछ ही देर के बाद टिया फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसने रूम की तरफ देखा। रूम आज भी उसी तरह डार्क थीम में था। टिया ने चिढ़कर कहा, पता नहीं मैं इस डार्क रूम में कैसे रहूंगी। घुटन हो रही है मुझे इस अंधेरे कमरे में। अहाना तो यहाँ और भी ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये कहते हुए वो अहाना को देखने लगी जो गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो उसके पास गई और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मम्मा आपको सारी खुशियां देंगी। आपको किसी भी डैड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस एक बार हालात ठीक हो जाएं, फिर मैं आपको यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसने प्यार से उसके मासूम से चेहरे को देखा और फिर उसने अपना फोन उठाया और बाहर जाते हुए बोली, अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्द प्रथम से मिलने जाना चाहिए। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गई। वो नीचे हॉल में आई। हॉल में इस वक्त प्रतिज्ञा जी एक नौकर से बात कर रही थी। जैसे ही उन्होंने टिया को वहां से जाते हुए देखा, वो उसे रोकते हुए बोली, टिया बेटा कहाँ जा रही हो? उनके रोकने से टिया रुक गई और बहाना बनाते हुए बोली, एक्चुअली मैं काफी वक्त तक मुंबई नहीं आई थी, तो मेरी एक दोस्त थी, उसी से मिलने जा रही हूँ। आप प्लीज मेरी अहाना का ख्याल रखिएगा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो और अहाना की तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसकी दादी है, उसका ख्याल रखने के लिए। उनके मुंह से दादी शब्द सुनकर टिया को एक अजीब सा फील हुआ और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और वो वहां से चली गई। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के बाहर टिया की टैक्सी रुकी। वो बाहर निकली और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वो अंदर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। वो जब वार्ड के पास आई तो वहां कुछ नर्स आ जा रही थी। टिया ने आसपास नजर घुमाई और खुद से कहा, नेहा ने तो कहा था कि वार्ड नंबर 21 में ही प्रथम को एडमिट किया गया है, पर यहाँ नेहा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये कहते हुए वो वार्ड नंबर 21 के अंदर जाने लगी, लेकिन वो अभी अंदर कदम रखती कि उससे पहले ही उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके कदम अपनी ही जगह रुक गए। वो टिया को मुझसे दूर लेकर जा चुका है, लेकिन वो कभी टिया को पा नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ टिया के मन में इतनी नफरत भर दी है कि टिया चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर सकती। इन 4 सालों में मैंने बहुत ज्यादा उसके खिलाफ टिया को भड़काया है, जबकि सच तो कुछ और ही है। टिया ने दूसरे ही पल अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो हैरानी के साथ वार्ड के अंदर देखने लगी, जहां प्रथम किसी से कॉल पर मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। उसने आगे हंसते हुए कहा, जब टिया 4 साल पहले पहली बार मेरे पास आई थी, तभी मैंने उसे अपना बनाने का ठान लिया था। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। 5 साल पहले उस रात वो नशे में थी। उसने खुद विवान को अप्रोच किया था, ना कि विवान ने उसके साथ कोई जबरदस्ती की थी। पर मैंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि विवान ने ही उसके साथ जबरदस्ती की और उसे छोड़कर चला गया। जबकि विवान खुराना ने टिया के मुंबई छोड़कर मेरे पास आने के बाद उसे दुनिया के कोने से कोने तक ढूंढा था, पर वो तो मैं था जिसने कभी उसे भनक ही नहीं लगने दी कि टिया मेरे साथ रह रही है। विवान को अगर उस वक्त पता चल जाता तो शायद टिया को मैं कभी हासिल नहीं कर पाता। वो इस वक्त भी टिया को अपनी साथ लेकर चला गया है, लेकिन मैंने टिया को इतना भड़का दिया है उसके खिलाफ कि टिया चाहकर भी विवान को अपना नहीं सकती। देखना, वो जरूर मुझसे मिलने आती ही होगी, फिर मैं उसे एक बार फिर से उसके खिलाफ भड़काऊंगा। ये कहते हुए प्रथम हंसने लगा। उधर टिया उसकी सारी बातें सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके कानों में फिर से प्रथम की आवाज आई, जब टिया 4 साल पहले पहली बार मेरे पास आई थी,
मैं तभी उसे शादी कर लेता अगर उसके पेट में बच्चा ना होता तो। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मैं उसके बच्चे को ही अबॉर्ट करवा दूंगा, लेकिन उस बेवकूफ को अपने नाजायज बच्चे से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था, इसलिए मैं चाहकर भी उसका अबॉर्शन नहीं करवा पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसी हरकत करता तो उसे शक हो जाता। इसलिए मुझे 4 सालों तक उसके साथ ऐसा नाटक करना पड़ा। पर अब बहुत हो चुका ये नाटक, मैं इसे अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब मैं जल्द से जल्द टिया को अपनाना चाहता हूँ, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और इस शादी के बाद उस नाजायज बच्चे का क्या करना है वो भी मैंने सोच लिया है। ये कहकर वो हंसने लगा। उसी के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और प्रथम ने अभी फोन रख दिया। इधर टिया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, तो प्रथम ने आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखे में रखा था। इसका मतलब है कि प्रथम ही वो इंसान है जिसने मुझे मिस्टर विवान से 4 साल तक दूर रखा, जबकि मिस्टर विवान ने मुझे ढूंढने की कोशिश किए थे। प्रथम अहाना से भी आज तक झूठा प्यार करता आया है। वो अहाना को भी अबॉर्ट करवा देना चाहता था। ओह गॉड, मैंने ये क्या सुन लिया। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इंसान जिसे मैं पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई की, वही इंसान मुझे धोखा देगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब उसके दिमाग में विवान की बातें घूमने लगी। विमान ने उसे कहा था कि उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, यहाँ तक कि उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने विवान की बातों का यकीन नहीं किया। टिया ने अब सिसकते हुए कहा, मिस्टर विवान सही थे, उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी कि प्रथम पर इतना ज्यादा भरोसा करने लगी थी और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। और प्रथम ने भी इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बनाकर 4 साल तक अपने पास रखा। तुमने ठीक नहीं किया प्रथम, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। वहीं वो आगे बढ़ती कि उसे पहले ही उसे पीछे से आवाज आई, टिया कहाँ जा रही हो तुम। उस आवाज को सुनते ही टिया के कदम रुक गए। उसने किसी तरह खुद को संभाला और पीछे मुड़ते हुए बोली, नेहा, एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। नेहा टिया के पास आई, उसे ध्यान से देखते हुए बोली, टिया क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। इसके जवाब में टिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नेहा ने कहा, तुम यहाँ प्रथम से मिलने आई थी और बिना उसे मिले ही जा रही हो। ये सुनते ही टिया ने अब अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और उसने कहा, शायद मेरा उससे मिलना अभी ठीक नहीं है, तुम उसका ख्याल रखना, मैं उससे बाद में मिलूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई और वहीं नेहा को कुछ समझ नहीं आया। वो टिया को जाते हुए बस देखती रह गई। तभी अंदर से प्रथम ने आवाज लगाई, नेहा कौन आया है, क्या टिया मुझे मिलने आई है। अगर वो आई है तो प्लीज उसे अंदर भेजो, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर नेहा अंदर आई और बोली, प्रथम टिया आई तो थी, लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो यहाँ से चली गई। ये सुनते ही कि टिया यहाँ से चली गई, प्रथम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने गुस्से के साथ कहा, लेकिन क्यों चली गई और वो ऐसे कैसे जा सकती है, अभी वो मुझे मिलने आई थी तो अचानक से क्यों चली गई। नेहा ने अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी,
मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसे। तभी प्रथम ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ दीवान खुराना की वजह से हुआ है। दीवान खुराना ने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ टिया के साथ जबरदस्ती की है। उसने कभी उसे नहीं चाहा। लेकिन इस बार नेहा ने प्रथम का जवाब देते हुए बोली, लेकिन प्रथम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सिर्फ टिया के साथ जबरदस्ती की है। मैंने विवान की आंखों में टिया के लिए इमोशंस देखे हैं, और कल जब वो टिया को लेकर जा रहे थे तब भी मैंने उनकी आंखों में तड़प देखी थी। मुझे नहीं लगता कि अभी वो अपनी बात को पूरी करती कि उससे पहले ही प्रथम उसकी बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोला, मेरे सामने तो तुमने ये कह दिया, लेकिन टिया के सामने गलती से भी ये बात मत कहना। तुम्हें नहीं पता, टिया ने बहुत कुछ सहा है इन 4 सालों में। मैं उसके साथ था। उसने सब कुछ अकेले अपने दम पर किया है, इसलिए उसे पता है कि दुख क्या होता है। और ये दुख उसे सिर्फ और सिर्फ विवान खुराना ने दिया है। ये सुनकर नेहा खामोश हो गई। दूसरी तरफ खुराना मेंशन। शमा इस वक्त अपने रूम में बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी। रोने की वजह से उसका पिलो पूरी तरह भीग गया था। उसने सिसकते हुए खुद से कहा, मैं उस सम्राट राजपूत के हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। वो मुझे अपने तरीके से नचा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। आखिर क्यों मैं उस सम्राट राजपूत के आगे कमजोर हो जाती हूँ। तभी उसका फोन रिंग हुआ और क्षमा चौंक गई। उसने अपना फोन देखा तो उसमें सम्राट का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने डरते हुए कॉल पिक किया। उधर से सम्राट के हंसने की आवाज आई, जिससे क्षमा और भी ज्यादा घबरा गई। तभी सम्राट ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कल मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। कल शाम को मेरे फार्म हाउस में पहुंच जाना। आई एम वेटिंग फॉर यू बेबी। ये सुनते ही क्षमा एक बार फिर से बुरी तरह से सहम गई। वहीं हॉल रूम में सोफे पर इस वक्त कौशल्या जी बैठी हुई थी और वो किसी से मुस्कुराते हुए फोन पर बात कर रही थी। तभी उन्होंने कॉल पर मौजूद इंसान से कहा, हम कल आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। सामने खड़ी प्रतिज्ञा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ क्या हुआ, क्या वो सभी कल आ रहे हैं? इसके जवाब में कौशल्या जी ने कहा, हाँ वो सब कल हमारी क्षमा को देखने के लिए आ रहे हैं। क्षमा को कल अच्छे से तैयार करना, ये सभी हमारे खानदान के बराबरी वाले हैं। क्षमा की अगर इस घर में शादी हो गई तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए माँ, क्षमा इतनी खूबसूरत है कि अगर उसे तैयार भी ना किया जाए तब भी वो लोग उसे पसंद कर लेंगे। ये सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुरा दी। तभी धनंजय जी ने दोनों को देखते हुए कहा, शादी क्षमा को करनी है, इसलिए शादी से जुड़े हर फैसले को सबसे पहले उसे बताया जाना चाहिए, जिसे वो खुद को तैयार कर सके। ये बात सुनकर प्रतिज्ञा जी ने अपना सिर हिलाई और बोली, मैं अभी उसे तुरंत जाकर बता देती हूँ। लेकिन तभी कौशल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रिश्ता मुझे पसंद है और उसकी शादी यहीं होगी। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, उनके कदम रुक गए और वो धनंजय की तरफ देखने लगी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।